Hello everyone. Today we are going to discuss the weekly current affairs on environment and ecology. We will be covering the topics from 22nd to 28th of March. Now let's see what all we are going to discuss today. Our contents: number 1, Interstate Tiger Relocation Project, African Elephants National Clean Air Program. Moving on to our first topic, Interstate Tiger Relocation Project. अब ये प्रोजेक्ट क्या है, क्यों न्यूज़ में रहा है, पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, और उसके बाद जो हम इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जैसे कोई भी टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है या कौन सी अथॉरिटीज़ जिसमें भी न्यूज़ में रही है इससे एसोसिएटेड, हम उसके बारे में, जो कि पीटी रेलेवेंट होगा क्योंकि अभी प्रीलिम्स आ रहा है, तो आपको ये सारे चीज़ें पता होनी चाहिए और आपका रिविजन भी हो जाएगा। कोई भी आप बुक पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट की तो मेजर टॉपिक्स आपके इससे कवर हो जाएंगे। पहले हम देखते हैं ये प्रोजेक्ट जो है इंटरस्टेट टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट, अभी इसको होल्ड पे रख दिया बिकॉज इसमें कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है। दोनों बोथ द स्टेट्स जिनके बीच में ये हो रहा है, दैट इज मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। तो देखते हैं पहला, ये इंडिया का सबसे फर्स्ट, इट इज इंडियाज फर्स्ट टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ इन द बैक, व्हाई वाज दिस project started, why was this relocation started? In the backdrop of dwindling population of tiger in Odisha, the project was initiated in 2018, wherein two big cats, that is a male Mahavir from Kanha Tiger Reserve and the female Sundari from the Madhya Pradesh, were relocated to the Satkosia Tiger Reserve in Odisha to shore up the tiger population in the state. तो क्या हुआ, ओडिशा में पॉपुलेशन टाइगर की रिड्यूस हो रही थी, जिसकी वजह से दो टाइगर्स को वहां पे लाने का प्रोग्राम बना है, जो कि एक है कान्हा टाइगर रिजर्व से मेल महावीर और एक है फीमेल सुंदरी टाइग्रेस। ठीक है, ये 2018 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। एंड दीज टाइगर्स एंड टाइग्रेस वर सिलेक्टेड एज पर द guidelines of NTCA and in collaboration with the Wildlife Institute of India and Government of India. Okay. The estimated budget was of 19 crore and was started under the project of augmentation and recovery of tiger population in the Satkosia Tiger Reserve. Satkosia Tiger Reserve में एक मेल फीमेल को इंट्रोड्यूस इसलिए किया है जहां से उनकी टाइगर पॉपुलेशन को ओडिशा में बढ़ाने के लिए। तो याद रखिए, दिस इज द फर्स्ट इंटरस्टेट टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट अंडरटेकन इन इंडिया। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया में टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर में कंजर्वेशन एफर्ट्स में टाइगर रिलोकेशन भी होता है क्या? टाइगर रिलोकेशन पहली बार हो रहा है इंडिया में या इससे पहले भी और कहीं हो रखा है? तो इस टाइप से पीटी में कंफ्यूज करने के लिए कहीं भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट आ सकता है, तो आपको ऐसे स्टेटमेंट और ऐसे फैक्ट्स पता होने चाहिए जिससे कि आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, now let's see what are the objectives. It was meant to serve the two purposes. Number 1, reducing the tiger population in areas with the excess tiger to the majorly reduced territorial dispute. ये क्यों करा गया था? जब कहीं भी टाइगर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी तो ह्यूमन और मैन और एनिमल कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो एक्सेस टाइगर्स को नॉन एक्सेस वाले एरियाज में ले जाके, जिससे कि यहाँ पे अगर एक्सेस टाइगर्स हैं तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा मैन एनिमल, उसको रिड्यूस करने के लिए। दूसरा, इसका ऑब्जेक्टिव था टू रीइंट्रोड्यूस द टाइगर्स इन द एरियाज वेयर पॉपुलेशन हैज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो बात है कि इस प्रोजेक्ट को होल्ड पे क्यों रखा गया, क्या कंट्रोवर्सी जनरेट हुई? ऐसा हुआ कि टू स्टेट्स हैव बीन एट लॉगरहेड्स over the relocation of Sundari after she killed two villagers in the peripheral of Satkosia Tiger Reserve in Odisha a few months after being brought in from the Madhya Pradesh. जब से सुंदरी जो टाइग्रेस थी फीमेल, कान्हा से जब उसको सतकोसिया टाइगर रिजर्व में लाया गया, तो क्योंकि वहां पे जो कोर एरिया था सतकोसिया का, वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक टाइग्रेस थी, इस वजह से जो सुंदरी टाइग्रेस थे उसको बाहर जाके हंटिंग करनी पड़ी अपने प्रे के लिए, और उसकी वजह से शी हैज किल्ड टू विलेजर्स। तो डेफिनेटली पीपल का एक्सेप्टेंस नहीं हुआ इस प्रोजेक्ट को लेके, अनकॉन्ट्रोवर्सी जनरेट हो गई। दैट्स व्हाई बोथ द स्टेट्स हैव बीन लॉगरहेड्स। देन दोनों स्टेट्स ने, एमपी एंड ओडिशा ने लिखा एनटीसीए को दैट सुंदरी को वापस भेजा जाए, टाइग्रेस को, सुंदरी इज द टाइग्रेस मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश लेने को तैयार नहीं है वापस से, एंड इस प्रोजेक्ट को अभी के लिए सस्पेंड कर दिया गया है एनटीसीए के द्वारा। स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर MOEF monitoring the tiger reserve after it found that prerequisite conditions for reintroduction of tigers were not followed.
अब ये देखते हैं प्री रेक्विजिट कंडीशंस वर नॉट फॉलोड, मतलब कि ओडिशा में अगर वो टाइग्रेस लाई गई है तो उसके लिए क्या प्रॉपर मेजर्स जो एनटीसी की गाइडलाइंस है वो फॉलो हुई थी या नहीं हुई थी, वही एक इस पहले प्रोजेक्ट का फेलियर का रीजन है। ठीक है, एज पर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट, तो हम देख लेते हैं रीजंस फॉर फेलियर। एज पर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट एंड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स फ्रॉम द स्टेट, द ट्रांसलोकेशन वॉज डन इन हेस्ट, मतलब जल्दबाजी में बस एक प्रोसेस फॉलो कर दिया कि ओके यहाँ से रिलोकेट कर देते हैं। द फील्ड स्टाफ एंड द टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट वर नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट दैट टाइगर एंड द टाइग्रेस। The capacity for tiger monitoring was also poor in the state. The local communities were not taken into confidence, nor they were conveyed about the benefits of the tourism that tiger could bring them and the employment and opportunities that would gear up in the state after bringing up of these tigers and increase in the tiger population in the state. So definitely protection was not up to the mark and only undisturbed prey-rich habitat was already occupied by the old resident tigress, causing Sundari to occupy human-dominated disturbed area. तो मैंने आपको पहले ही बताया जिसमें कि एक ऑलरेडी एक टाइग्रेस थी वहां पे, जिसकी वजह से जो सुंदरी है वो कैप्चर नहीं कर पाए अपने प्रे एंड शी हैज टू हंट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड बिकॉज ऑफ विच 2 विलेजेस वर डेड। सो ये तो हमारा न्यूज था, आपको एक कंट्रोवर्सी पता चल गई, पर इस कंट्रोवर्सी से हमें हाईलाइट क्या होता है, क्या हमारे यहाँ इतना सेटअप प्रिपेयर्ड है अगर हम इस तरह से रिलोकेशन करेंगे, क्या स्टेट अथॉरिटीज अकाउंटेबल है, ऐसे इश्यूज की कौन कौन अथॉरिटीज इन्वॉल्व थी, कहाँ से कहाँ पे ये रिलोकेशन हुआ है। तो ऐसे फैक्ट्स को हम देख लेते हैं जो कि पीटी पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एनटीसीए की गाइडलाइंस की बात हो रही थी, तो एनटीसीए के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहले देखा कि एनटीसीए इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It was formed in 2005 following the recommendation on the recommendation of Tiger Task Force. It was formed under Wildlife Protection Act 1972, जिसको कि अमेंडमेंट किया गया था 2006 में, उससे उसके इनेबलिंग प्रोविजंस के अंडर ये बॉडी बनी थी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ये ओरिजिनल एक्ट के अंदर बनी थी या 2006 के अमेंडमेंट, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इस बॉडी का फंक्शन ये है दैट इट मैनेजेस प्रोजेक्ट टाइगर इन द कंट्री, गिविंग द अथॉरिटी to the project tiger and accountability in the tiger reserves, and also manages the tiger reserves in the country. Okay, इनका chairperson is Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So this is all about NTCA. एक बॉडी आपकी फुल्ली कवर्ड हो गई, जो आप शंकर आईएएस की बुक से पढ़ते हैं, तो हमने इसको यही कवर कर दिया है। अब हम देखते हैं our next body being talked about in this article. Let's see which body I'm saying. This is Wildlife Institute of India. Wildlife Institute of India is an autonomous institution under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It is based in Dehradun. It was formed in 1982 with aim, इसका aim is to train the government and non-government personnel and carry out the research activity on conservation and management of the wildlife resources. It is being developed as a center of excellence for the conservation of the wildlife resources, and it is a regional center also while collaborating at the international level. तो ये हो गया हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के बारे में। आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है, ये किस टाइप की बॉडी है, कब फॉर्म हुई, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ओके, कहाँ इसके हेडक्वार्टर्स है, क्या काम करती है। तो ये हो गया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के बारे में। अब हम देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, जहां बात हुई है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर it is a project for conservation of tiger in the country launched in 1973. It is 100% centrally sponsored scheme
फॉर टाइग इन C2 नॉट XC2। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन में आ जाए कि XC2 कंजर्वेशन लेता है करता है या इन C2, तो इट इज अ इन C2 कंजर्वेशन। इट फोकसेस ऑन इन C2 कंजर्वेशन इन द टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व जो हमारे होते हैं वो उनका जो कंसेप्ट इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर लॉन्च किया है उसमें होते हैं कोर एरिया होता है और एक होता है बफर एरिया। कोर एरिया जितना होता है ये लीगली सैंक्शनड एरिया होता है, इसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, नेशनल पार्क होते हैं, ठीक है। और बफर एरिया इज अ सराउंड, इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज और फार्मिंग एक्टिविटीज एंड फॉरेस्ट एक्टिविटीज परमिट नहीं होती। लेकिन जो बफर एरिया होता है उसमें फॉरेस्ट एंड नॉन लैंड एक्टिविटीज फॉर कंजर्वेशन परमिटेड होती हैं, ओके। तो ये हमारा प्रोजेक्ट टाइगर हो गया। अब हम देख लेते हैं द अबाउट द टाइगर रिजर्व्स बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर। नंबर 1 इज सतकोसिया। जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है कौन सी स्टेट में है? ओडिशा में है। इट इज स्प्रेड अलोंग द मैग्निफिसेंट गॉर्ज ओवर द माइटी रिवर ऑफ महानदी। तो कौन सी रिवर पास होती है यहाँ से? माइटी रिवर ऑफ महानदी फॉर्मिंग अ गॉर्ज। तो ये जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है ये बेसिकली 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बना है, ठीक है। ये सेंट्रल ओडिशा में है, मिलेगा आपको मैप में देखेंगे तो, ठीक है। और ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है? सतकोसिया गॉर्ज है, दूसरा है बायसीपल्ली सेंचुरी। तो यूपीएससी बोल सकती है, स्टेटमेंट ऊपर दे देगी डिस्क्रिप्शन करके, दैट इट इज ऑल दिस place has been in news. This tiger reserves, it is formed of 2 wildlife sanctuaries over Mahanadi river and it hosts this type of fauna and that type of flora. तो आपको फिर उसको रिकॉग्नाइज करना होगा कौन सी टाइगर रिजर्व के बारे में बात हो रही है। तो ये जो टाइगर रिजर्व it was established as 1976 as a wildlife sanctuary and it was a paradise of immense scenic charm. It is one of the best ecosystem in the country, representing a diverse flora and fauna. The area was discovered Satkosia Tiger Reserve in 2007, and it is also a part of Mahanadi Elephant Reserve. तो यहाँ से एक elephant reserve भी पास होता है, महानदी पास होती है। ये tiger reserve 2007 में बना था, ठीक है। And जो इसका एक most important point, and it is a meeting point of 2 biogeographical region of the country, that is Deccan Peninsula। यहाँ से हमारा डेक्कन पेनिनसुला है ये, और इसके साइड में ईस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है। तो इनके कॉन्फ्लुएंस पे ये हमें ओडिशा में ये सेंचुरी मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो एक और सिग्निफिकेंट इसमें पॉइंट है कि यहाँ पे जो फौना है वो है मॉइस्ट डेसिडुअस फ्लोरा प्लस ड्राई डेसिडुअस मिलता है यहाँ पे फॉरेस्ट, एज वेल एज साल फॉरेस्ट मिलते हैं। तो इट इज इसकी जो मेजर डिटरमाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो यही है, साल फॉरेस्ट आर द डोमिनेटिंग स्पीशीज ऑफ दिस रीजन इन फ्लोरा। एंड जो फौना है विल सी टाइगर मिलेगा, विल फाइंड लेपर्ड, एलिफेंट्स, गौर, स्लॉथ बियर, घड़ियाल, मगध, क्रोकोडाइल, ये सारे एनिमल्स मिलते हैं। मगर, क्रोकोडाइल और घड़ियाल के लिए तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंजर्वेशन एफर्ट भी चल रहा है, एक प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। दूसरा देख लेते हैं, इससे पहले टाइगर कंजर्वेशन के इनिशिएटिव देख लेते हैं। इससे पहले हम देख लेंगे कि कान्हा टाइगर रिजर्व से जहां से आ रहे हैं वो कहाँ पे है। ये एमपी के मांडला एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट national park of central India, and here also we find sal forest as a dominated species. And what is the fauna of this place? That is dhole, the dog, wild dog जो इसको हम बोलते हैं, बारहसिंगा यहाँ का एक स्पेशल मैस्कॉट है, ये इसी रीजन में मिलता है स्पेसिफिक टू दिस। टाइगर्स मिलते हैं डेफिनेटली, बाकी एनिमल्स तो कॉमन से जो हर जगह पे मिलते हैं वो तो मिलेंगे ही, ठीक है। ये हमने देख लिया कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन इन द कंट्री फॉर द टाइगर कंजर्वेशन। एक बात आप ध्यान रखिए,
टाइगर के बारे में बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में जो टाइगर है, टाइगर इज एन एंडेंजर्ड एनिमल। आपको यूपीएससी कंफ्यूज कर सकती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, कौन सी कैटेगरी में। एंड नागपुर इन महाराष्ट्र इज नोन एज द टाइगर कैपिटल ऑफ द कंट्री। यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर्स इन द पर्टिकुलर सिटी यहीं पे मिलते हैं। एंड राइट नाउ वी हैव 29,967 tigers and total of 50 tiger reserves in the country. ओके ये आपको ये कुछ फैक्ट्स है, कहीं भी आप कोट करने के लिए मेंस के आंसर में या कहीं भी आपको पता होने चाहिए। टाइगर कंजर्वेशन के लिए जो अब मेथडोलॉजी यूज होती है जब हम सर्वे करते हैं टाइगर का, तो ये है लिडार बेस्ड सर्वे टेक्नोलॉजी। ठीक है, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू डील विद द चैलेंज ऑफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट दैट वाज कॉजिंग डेथ ऑफ एनिमल्स। LiDAR is a method of measuring distance by eliminating the target with the laser light and measuring the reflection with the sensor। यहाँ पे टारगेट है, लेजर लाइट भेजेंगे, फिर इसका डिस्टेंस मेजर कर देंगे, कितना टाइम टेकन, तो हमें पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस पे टारगेट है, किस स्पीड में लाइट गई, कितने टाइम में वापस आई, डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इस सर्वे पहली बार कंट्री में इस टेक्नोलॉजी से हो रहा है। ठीक है, ऑफिशियल ट्रेनिंग दी जाती है टाइगर कंजर्वेशन के लिए बाय एनटीसीए एंड दे हैव देयर ऑथराइज्ड ऑफिशियल ट्रेनिंग मॉड्यूल टू डील विद द इमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ द टाइगर स्ट्रेइंग इनटू द ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप, टाइगर डिप्रेडेशन ऑन द लाइवस्टॉक एंड टुवर्ड्स द एक्टिव रिहैबिलिटेशन ऑफ द टाइगर। सब कोई टाइगर ह्यूमन एरियाज में जाते हैं तो उनको कैसे टैकल करना है, या लाइफ स्टॉक पे प्रे कर रहे हैं, या उनको कहाँ पे रिहैबिलिटेट करना है। As well as there are various policy and management changes done for the tiger population in order to fully implement the provisions of Wildlife Protection Act, and these are like tiger landscape conservation plans have been made. There is a process of designating and notification of inviolate critical core areas and buffer areas of the tiger reserve। देखा टाइगर रिजर्व में 2 एरिया होते हैं, ऐसा एरिया डिजाइन किया जाता है, इन एरियाज में आप नहीं जा सकते, इसमें जा सकते हैं, केवल इस पर्टिकुलर एरिया में आप ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड हैं, वो भी कंजर्वेशन बेस्ड। एज वेल एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द न्यू टाइगर रिजर्व्स, रिकॉग्निशन ऑफ द टाइगर लैंडस्केप। जब किसी भी एरिया को आप उसको रिकॉग्नाइज कर दोगे ये टाइगर है, तो यस एवरीबडी विल बी अवेयर ऑफ द फैक्ट, एंड लोग उसमें जाने से पहले प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड प्रोटेक्शन गियर पहनेंगे। तो और प्लस अथॉरिटीज भी कंसर्न रहेंगी क्योंकि यहाँ पे टाइगर्स हैं तो उनकी कंजर्वेशन के लिए एफर्ट होगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स इस टाइप के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं लिए जाएंगे। एज वेल एज importance of the corridor and their physical delineation at the highest level of the governance. Next is what are the other changes? Integrating the tiger conservation with the development activity using the power of reliable information in a geographic information system database. Okay, तो हमने देखा ये क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं पॉलिसी लेवल पे, ऑफिशियल ट्रेनिंग लेवल पे, टेक्नोलॉजी लेवल पे। दूसरा क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, इससे पहले हमने देख लिया था 1973 का प्रोजेक्ट है फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड 100% स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट। इट प्रोवाइड सेंट्रल असिस्टेंस टू द टाइगर स्टेट फॉर टाइगर कंजर्वेशन इन द डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व्स। इंडिया हैज अराउंड, ये भी हमने देखा 2967 टाइगर्स, और मैक्सिमम जो टाइगर्स इस वक्त हैं मध्य प्रदेश और कर्नाटक में। तो आपसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आया भी है ये कि कौन इस बार 2020 के पीटी में, और ये मेंशन था स्टेटमेंट में कि दिस स्टेट हैज द हाईएस्ट, बट वो रॉन्ग स्टेटमेंट था बिकॉज एमपी हैज द हाईएस्ट टाइगर्स, बट कंफ्यूजन हो जाता है, कर्नाटका है हमेशा। ठीक है, बिकॉज न्यूज में वर्ड रहता है काफी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2018, बट पॉपुलेशन हमारे यहाँ कंट्री में विद इन स्पैन ऑफ 18 years इट हैज इंक्रीज्ड, एंड राइट नाउ फ्रॉम 14 to 14 द पॉपुलेशन वाज 2226, नाउ इट्स इज 2967, तो 33% इंक्रीज हुआ है टाइगर की पॉपुलेशन में। देख लेते हैं और थोड़े मोड़े फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे 50 टाइगर रिजर्व्स हैं। सबसे पहला हमारा जिम कॉर्बेट था, ये तो आपको पता ही है, और एक हमारा फर्स्ट वाइट टाइगर रिजर्व सफारी जो खुला है वो एमपी में 2016, जो ओनली वाइट फर्स्ट टाइगर सफारी है वो यहीं पे है। लेटेस्ट एडिशंस में राजा जी है टाइगर रिजर्व, जो कि आपको यहाँ मिलेगा, ये राजा जी नेशनल पार्क है, ये हुआ था 2015 में ऐड हुआ है। इसके बाद
एक कामलांग ऐड हुआ है टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, ये 2016 में ऐड हुआ था। अभी 2020 में पीलीभीत भी ऐड हो गया है, यूपी में है ये। देखा, यूपी में भी टाइगर रिजर्व ये इधर आ गया है, और आप इनकी लोकेशंस देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट। ये कौन कौन सी हैं देखो, राजाजी, कॉर्बेट, पीलीभीत, दुधवा, वाल्मीकि, बक्सा, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, नामदफा, कामलांग, पाके, डांपा। फिर इधर है सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, एंड यू कैन रीड द रिमेनिंग। तो ये सतकोसिया यहाँ पे है, ये कान्हा है, सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, लार्जेस्ट है ये। यहाँ से यहाँ पे हमने रिलोकेशन करा है, ठीक है। This was all about this news. Now moving on to our next topic, that is African elephants. तो African elephants अभी न्यूज में क्या क्यों आए हैं? Because IUCN ने African forest elephants, यहाँ पे मेंशन नहीं है elephants word, African forest elephants and savanna elephants को लिस्ट किया है as critically endangered and endangered, ठीक है। तो इससे हमें अभी जैसे पिछली बार के 2020 के पेपर में आपने देखा होगा, यूपीएससी ने ये भी पूछा है कि एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, इस पे क्वेश्चन आया है। तो ये हमें पता होना ज़रूरी है अब कौन से टाइप्स, मतलब बाहर के कंट्रीज के एलिफेंट्स के बारे में, अफ्रीका के में भी यूपीएससी जा सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है एनवायरमेंट में। तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन बोथ द टू एज वेल एज अभी क्या न्यूज़ में चल रहा है अफ्रीकन एलिफेंट्स, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कहाँ पे मिलते हैं। अर्लियर अब हम अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट की बात कर रहे हैं और सवाना की, तो अभी देखेंगे कि करंट पॉपुलेशन ऑफ द टू स्पीशीज कंबाइंड अराउंड इज 4,15,000 एंड अर्लियर बोथ वर लिस्टेड एज वल्नरेबल। तो वल्नरेबल से क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड एंडेंजर्ड होना, इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। नाउ फर्स्ट वील सी द अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स। African forest elephants, the scientific name is Loxodonta cyclotis. देखो इतने सारे एनिमल्स के बारे में यूपीएससी पूछता है और आपको प्रिपेयर करना है, तो यू नो नीड टू रिमेंबर द साइंटिफिक नेम, इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। नाउ दे आर फाउंड मेनली इन द कॉन्गो बेसिन इन वेस्ट अफ्रीका एंड लिव्स इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन एंड इट्स पॉपुलेशन इज मोर रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन है कॉन्गो और गेबन और सराउंडिंग रीजन, केवल वहीं पे ही इसकी पॉपुलेशन मिलती है। अब जैसे सवाना रीजन इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली स्प्रेड ज़्यादा होगा सवाना एलिफेंट्स का, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। गेबन इज द होम टू द लार्जेस्ट रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ द फॉरेस्ट एलिफेंट्स। इट्स फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं, हमें पता, अब जैसे कि आज क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं तो फिजिकल फीचर देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले इनके जो ईयर्स होते हैं वो स्मॉल और राउंडेड ईयर्स होते हैं इस तरह के, ओके। देयर टस्क आर पॉइंटेड डाउनवर्ड्स एंड वो ग्रो करते हैं नीचे की साइड में ही ग्रो करते हैं। इनफैक्ट ओल्डर मेल्स में तो जमीन तक टच कर जाते हैं एंड द बॉडी इज डेफिनेटली हायर ओवर द बैक लेग्स। तो मतलब बॉडी की कुछ शेप ऐसी होती होगी, यहाँ पे हेड है, यहाँ से नॉर्मल और ऊपर जाके यहाँ से हायर होती होंगी बॉडी, एंड दे आर स्मॉलर देन देयर सवाना रिलेटिव्स विद द मेल्स लेयरली एक्सीडिंग 2.5 मीटर्स एट द शोल्डर। तो ये सवाना एलिफेंट्स अफ्रीकन एलिफेंट्स से छोटे होते हैं। दीज आर द असेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। और ऐसा नहीं है, ये इतना क्रिटिकली एंडेंजर्ड होने पे कंसर्न इसलिए भी है क्योंकि पूरे फॉरेस्ट के लिए एक मेजर स्पीशीज है, ठीक है। एक तो वहाँ पे सीड डिस्पर्सल करना, कंपोस्ट, व्हेन दे एक्सक्रीट द वेस्ट तो उसमें कंपोस्ट होते हैं, मिनरल रिच डंग होता है इनका, एंड सैपलिंग्स को जब ये फ्रूट सैपलिंग्स को च्यू करते हैं तो थिनिंग होती है। तो इन सब चीज़ों से सीड्स डिस्पर्सल होता है और फॉरेस्ट ग्रो करता है, तो फॉरेस्ट के लिए भी बहुत एसेंशियल हो जाते हैं। एंड इनको बेसिकली खतरा किस चीज़ से है, बिकॉज इनकी जो आइवरी का कलर होता है वो पिंक होता है और बहुत डेंस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये इजीली कार्व किए जाते हैं और यूज किए जाते हैं स्टैच्यूज में। तो इनकी हंटिंग और पोचिंग बहुत होती है इन एलिफेंट्स की, ओके। एंड द पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट्स हैज ऑलमोस्ट प्लंज्ड बाय 86% इन लास्ट 86% पॉपुलेशन खत्म हो गई है, ओके। एंड दीज आर लाइकली टू रिकवर मच मोर स्लोली। They live in a smaller family groups and have longer gestation period than their savanna relatives, meaning the population targeted by illegal hunting are often slow to recover.
जिनका जेस्टेशन पीरियड होता है बड़ा होता है, तो इस वजह से जो नेक्स्ट चाइल्ड आता है वो लॉन्ग टाइम बाद आता है, तो इसलिए इनका पॉपुलेशन रिकवरी करना डिफिकल्ट हो जाता है और स्लो प्रोसेस होता है इनका, ठीक है। और स्मॉल और फैमिली ग्रुप्स में रहते हैं तो जल्दी जल्दी मीटिंग भी नहीं होती है, तो दैट्स वाई ये इतनी जल्दी इस वल्नरेबल से क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए हैं। अब हम देखते हैं अफ्रीकन सवाना एलिफेंट्स। African savanna elephants scientific name is Loxodonta africana. Another time you don't need to remember it. They live in the open country in variety of habitats in sub-Saharan regions including grasslands and the desert. Desert में भी live कर सकते हैं, तो ये दो peculiar आपको पता होना चाहिए। They are physical, they have definitely large ears, shape with the shape of Africa. तो मतलब इनकी ears की shape कुछ ऐसे होती होगी, जैसे आप पिक्चर्स में देखते हैं ना, कार्टून्स में एलिफेंट की शेप, ईयर्स की ऐसी शेप होती है इनकी, ठीक है। अलाउ एंड दैट्स व्हाई दे अलाउ दिस टाइप ऑफ ईयर अलाउ देम टू कूल देयर बॉडी मोर इजीली एंड लॉन्गर फ्रंट लेग्स होते हैं अनलाइक देयर फॉरेस्ट एलिफेंट रिलेटिव। उनके बैक लेग्स लॉन्गर होते थे, दैट्स व्हाई वो बैक से हाइट ज्यादा होती थी, इनके फ्रंट लेग्स लॉन्गर होते हैं। दीज आर बिगेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऑन द अर्थ रीचिंग अप टू हाइट ऑफ 4 meters at the shoulder. They live in the large familial group in grassland deserts, roaming huge distances in response to the intense poaching of the savanna. Ivory trade was banned in 1980. तो यहाँ भी poaching एक बहुत बड़ा कारण है इनका population reduction का, although it is banned now, but still illegally it is carried on, and that's why they have gone into the endangered category. Their population too has decreased by 60% last 50 years, but their number have been stable or growing because they bounce back with the sufficient protection more fastly as compared to their forest relatives. Okay, now see what are the threats to these types of these elephants. Both have seen, हम एक ट्रेंड नोटिस करेंगे, अफ्रीकन एलिफेंट्स में शार्प डिक्लाइन हुआ है बिकॉज ऑफ पोचिंग, एंड पोचिंग हैज बीन अ मेजर has been a scourge of African elephants. तो पूरे अफ्रीका में पोचिंग, बिकॉज इनके मेल फीमेल में दोनों में टस्क होते हैं और बड़ा होते हैं टस्क इनके, इसलिए यहाँ पे पोचिंग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। दो इट इज बैंड एंड कंजर्वेशन चल रहा है, कंजर्वेशन ऑफ देयर हैबिटेट्स, देयर एग्रीकल्चर एंड अदर लैंड यूज की वजह से कन्वर्जन जो हो जाता है ना लैंड का इनटू एग्रीकल्चर, सब ग्रासेस काट देंगे, वहां पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगा, तो उस वजह से दैट इज ऑल्सो अ लैंड यूज चेंज इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ थ्रेट टू देयर एग्जिस्टेंट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्लाइमेट इमरजेंसी। अब जो फ्रूट प्रोडक्शन है रेन फॉरेस्ट में वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो उनको सीड्स और जो फ्रूट मिलता है वो इतना ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं होता दीज एलिफेंट्स को, इसलिए एलिफेंट्स थिनर हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। एंड अनदर कंजर्वेशन एफर्ट्स, अब हम देख लेते हैं इनके लिए क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं। सबसे पहले पोचिंग स्टॉप करने के लिए वर्ल्ड वाइड फंड है, दैट इज ट्राइंग टू एलिमिनेट द हंटिंग इन द प्रोटेक्टेड रीजन्स एंड ऑफ द forest elephants. There is also a Sangh Tri-National Anti-Poaching Brigade of Gabon, Congo and Central African Republic. That is an example of WWF regional approach to tackle the elephant. तो WWF के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे WWF ऑर्गेनाइजेशन, देखो हम ऐसे न्यूज़ पढ़ते हैं तो इसके साथ साथ हमारी एक एक ऑर्गेनाइजेशन भी कंप्लीट होती जाती है, पीटी पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। WWF एक NGO है, 1961 में बनी थी और इसकी दो फेमस रिपोर्ट्स निकलती हैं। एक तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो कि एवरी 2 years ये रिलीज होती है सिंस 1998 से, एज वेल एज दो इनिशिएटिव्स लॉन्च करते रखा है WWF के। एक है औरतार एंड अनदर इज डेट फॉर नेचर स्वैप। तो यहाँ पे हमने एक ऑर्गेनाइजेशन और पढ़ ली है, ठीक है। ऑल्सो it has established Mike's methodologies in several protected area sites. तो यहाँ पे अफ्रीकन एलिफेंट्स को कंजर्व करने के लिए WWF ने क्या रीजनल अप्रोच अप्लाई करी है 3 कंट्रीज को। देखो गेबन, कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इन 3 कंट्रीज को से ट्राई नेशनल एंटी पोचिंग ब्रिगेड बनाया है, ठीक है। कुछ पर्सनल होंगे यहाँ पे
जो पोचिंग रोकने के लिए टारगेट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रोटेक्टेड एरिया में इलीगल हंटिंग बंद कर दी गई है। और दूसरा, माइक्स की जो मेथडोलॉजी है वो अप्लाई करी जा रही है। अब आप पूछेंगे माइक क्या है? माइक इज अगेन अ ऑर्गेनाइजेशन एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए, जो कि स्टैब्लिश करी थी साइट्स ने। साइट से कन्वेंशन ऑन ट्रेड ट्रेड ऑफ द स्पीशीज एंड इट इज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी। तो इस साइट्स ने माइक्स को स्टैब्लिश किया था एट इट्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इन 1997। ठीक है, एंड माइक्स का पर्पस क्या है? it measures the trends in elephant deaths and other populations, okay, as well as it takes conservation of Asian and African elephants. It has 28 sites for the conservation across 13 countries और इंडिया में भी इसकी 10 साइट्स हैं, माइक साइट्स। तो आप ये वर्क टू डू यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि माइक साइट्स कौन कौन सी हैं, एंड इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन डोनर सपोर्ट। कहने को एशिया और अफ्रीका में टारगेट करता है, बट यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट डोनर फॉर द माइक्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है माइक के ऊपर भी। ठीक है, टैकलिंग, सबसे पहले तो पोचिंग के लिए क्या एफर्ट्स लिए हमने ये देख लिया। अब देख रहे हैं इनके लिए इलीगल ट्रेड कैसे रोका जाएगा। इलीगल ट्रेड रोकने के लिए WWF एंड ट्रैफिक ने द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क support a Central African Forest Commission commitment to put a regional network called PEPCAF, एक रीजनल नेटवर्क स्टार्ट किया है with the support of Central African Forest Commission, that is PEPCAF। एक इनिशिएटिव लिया है। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? WWF एंड ट्रैफिक। WWF के बारे में हमने देख लिया, अब हम ट्रैफिक के बारे में भी देख लेते हैं। we'll write it here, ट्रैफिक भी वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है, एंड इट इज अ NGO। ठीक है, 1976 में बनी थी ये, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ है? कैम्ब्रिज, UK में। ठीक है, एंड इट इज अ प्रोग्राम ऑफ WWF एंड IUCN। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है 2017 में ट्रैफिक के ऊपर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट में कि इट इज अ, ऐसे क्वेश्चन जो था कि इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी बाय IUCN, तो ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट था, बल्कि एक NGO है। किसके एफर्ट्स ने? WWF एंड IUCN के, एंड इट कॉम्प्लीमेंट्स साइट्स। ठीक है, तो ये ट्रैफिक के बारे में हो गया। तो हम देखते रहते हैं साइड बाय साइड सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी। ठीक है, टैकलिंग इलीगल ट्रेड में एक तो पेपकाफ इनिशिएटिव है WWF एंड ट्रैफिक का, जिसमें कि साइट्स एलिफेंट ट्रेड इंफॉर्मेशन सिस्टम will be implemented that will monitor and track the elephant ivory seizures। जितने भी elephant ivory के पकड़े जाएंगे ट्रक्स वगैरह लोडेड, तो उनको मॉनिटर करना और उनको ट्रैक करना, एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे। इट कॉल्स फॉर इंक्रीज्ड एंटी पोचिंग एफर्ट्स, joint patrols in some transboundary areas, better custom controls at the international transit point, or more intense investigations। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए नाम कोड करने के लिए कि कहीं कहीं ये इनिशिएटिव चल रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इतना सारा डिटेल में जाने की जरूरत है फॉर PT। इट्स नॉट रेलेवेंट फॉर PT। तो मेंस में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि पोचिंग स्टॉप हो रही है, इलीगल ट्रेड रोका जा रहा है। It will also bring benefit to the community because WW help find investors and offer business training to the conservancy members. Okay. And tourism creates employment and foster a variety of other sources of revenue such as craft markets। Okay, तो अगर आप लोगों को बताओगे कि इससे क्या हम कंजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं और नए नए इन्वेस्टर्स लाओगे कंजर्व करने के लिए और उनको ट्रेनिंग करोगे, तो डेफिनेटली मार्केट रेवेन्यूज अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी।
ठीक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एज वेल एज ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रुक जाएगा, जिससे के लिए हम चिली बॉम्ब्स यूज करते हैं। चिली बॉम्ब्स में एलिफेंट डंग और चिली डाल देते हैं और उसको क्रॉप्स में स्प्रेड कर देते हैं। लोगों को भी सिखाते हैं, ऐसा होता है क्योंकि एलिफेंट जो है चिली से दूर रहते हैं, तो वो क्रॉप फील्ड से कि लोगों को नुकसान भी ना हो और एलिफेंट्स को भी नुकसान ना हो, तो क्रॉप से वो दूर रहेंगे। ऐसे WWF ने काफ़ी इनिशिएटिव विलेज लेवल पे ले रखे हैं। तो सजेशंस हम क्या वे फॉरवर्ड प्रेजेंट कर सकते हैं, वो यही है, वेल मैनेज कंजर्वेशन एरिया, पॉलिसी मेकर एंड द वंस विद द रिसोर्सेज हैव टू कम फॉरवर्ड फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूसिव कंजर्वेशन मेजर्स और लेने चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट बेटर करना चाहिए सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में, एंड द डिमांड फॉर आइवरी एंड escalating ह्यूमन प्रेशर ऑन अफ्रीकन वाइल्डलैंड्स, then for that everyone needs to understand that we need to conserve wisely and manage these animals। तो खाली आइवरी ट्रेड के लिए आपको ये नहीं कि एनिमल्स को लॉस कर दो, उनका इंपॉर्टेंस लोगों को समझ आना चाहिए। तो दिस इज व्हाट ऑल वे फॉरवर्ड, हमने इसमें सारी ऑर्गेनाइजेशन देख ली है, डिफरेंस देख लिए हैं। ठीक है, एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको पता होना चाहिए एशियन, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स में डिफरेंस क्या होता है, ये हम देखते हैं। इसमें सबसे नंबर 1 है एशियन जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, एशियन, ठीक है, स्मॉल साइज होते हैं, एंड ओनली मेल्स हैव टस्क। दीज आर लार्जर अफ्रीकन्स एंड बोथ मेल एंड फीमेल हैव टस्क्स। ओके, they have small ears, rounded, and African have large African continent shape ears. Okay, they weigh more, around 8,000 kgs. However, they are largely 4,000 kgs. The Asian elephants' lips are long and tapered, while their lips are round and short. And their skins, the Asian elephant's skin is smooth, their skin is wrinkled and rough. Okay, and इनकी एज भी 48 ईयर्स तक रहते हैं एशियन वाले, बट जो अफ्रीकन होते हैं इनकी एज 70 ईयर्स तक रहती है। ठीक है, ये हो गया हमारा अफ्रीकन एलिफेंट्स, एशियन एलिफेंट, सारी ऑर्गेनाइजेशन कंजर्वेशन में हमने ये देख लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो ये न्यूज़ में क्यों है, पुराना प्रोग्राम है, बट आप बोलेंगे ये न्यूज़ में क्यों है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी एक MOU साइन हुआ है 132 आइडेंटिफाइड सिटीज के लिए कि इनमें भी ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जाएगा, दैट इज सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स लिए जाएंगे NACAP के अंडर 132 सिटीज के अंडर। तो उसके लिए एक MOU साइन हुआ है। ऑल्सो एक नॉलेज नेटवर्क जिसमें कि सारे साइंटिस्ट स्पेशलिस्ट जो एयर क्वालिटी में रिसर्च करते हैं उनका एक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप बनाया जाएगा कि जितने भी ये प्रोग्राम होगा सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान उसको सपोर्ट करेंगे NCAP के अंडर। ठीक है, तो न्यूज़ के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है, NCAP। तो NCAP क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक प्रोग्राम है एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए in a long term time bound at manner at national level। ये लॉन्च हुआ था 2019 में। जो NCAP है ना, अभी कंट्रोवर्सी हुई थी कि NGT ने बोला है, ये और भी न्यूज़ में इसीलिए भी था पहले, इससे पहले कि NGT ने बोला था कि इसके अंडर जो टारगेट्स हैं और जो सिटीज़ हैं आप उनको इंक्रीज कीजिए और कैपेसिटी बिल्डिंग इम्प्रूव कीजिए लोगों की। तो NCAP इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो what are its feature? It makes the determined effort to deal with the air pollution problem across the country in a comprehensive manner। इसका काम है कि एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम को डील करना ऑल ओवर द कंट्री। इसके अंडर जो टारगेट है कि we have to achieve 20 to 30% reduction in the particulate matter by 2024। Remember it, 20 to 30% reduction in PM particulate matter in the country by 2024।
और यहाँ पे जो बेस ईयर रखा है मेजर करने का वो है 2017 फॉर द कंपैरिजन ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब 20% किससे कम, 2017 से कम, ठीक है, तो इसलिए 2017 बेस ईयर रखा है। तो ये ऐसे फैक्ट्स एक स्टेटमेंट में डाल के यूपीएससी में प्रीलिम में आ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो एनसीएपी में, इसके लिए 122 नॉन अटेनमेंट सिटीज को का डेटा कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। फ्रॉम 2014 टू 18 एयर क्वालिटी डेटा आइडेंटिफाई की जाएंगे ऐसी सिटीज। और ये नॉन अटेनमेंट सिटीज कौन सी होती हैं, जो कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नैक्स जो है उसके अंडर प्रॉपरली मीट नहीं करती उसके क्राइटेरियाज को, वो होती हैं नॉन अटेनमेंट सिटीज। तो 122 ऐसी सिटीज को देखा जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है। उनके स्पेसिफिक प्लान्स बनाए जाएंगे, स्ट्रेंथन द मॉनिटरिंग नेटवर्क, वहां पे देखा जाएगा कि कैसे व्हीकुलर इंडस्ट्रियल एमिशन रिड्यूस हो सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस इंप्रूव करी जाएगी इस प्लान के अंडर। Also, there will be a implementation of city-specific plan to be regularly monitored by committees at the central and the state level. तो इस सिटी स्पेसिफिक प्लान्स को कौन मेंशन करेगा, नेशनल लेवल पे एक होगी स्टीयरिंग कमेटी एंड मॉनिटरिंग कमेटी एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, ये 3 कमेटी होंगी, ठीक है। वैसे ये तो इस सिटी स्पेसिफिक प्लान की बात हो रही है कि इनकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, वो इन वाली 3 कमेटी से होगी। बट ओवरऑल जो एनसीएपी है उसमें जो नेशनल मॉनिटरिंग होती है नेशनल लेवल पे, वो एपेक्स कमेटी होती है जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर हेड करते हैं। और जो स्टेट लेवल पे होती है वो होती है एक कमेटी हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये है। और जो ओवरऑल इस प्लान के अंडर एनसीएपी के अंदर शुरू में 102 सिटीज को आइडेंटिफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम ऑफ 2011, ठीक है, इनिशियल लेवल पे। अब इसमें 122 अटेनमेंट सिटीज भी आ गई हैं। तो अभी हम देख लेते हैं ये नाम क्यों जो हम ये न्यूज ये देख रहे हैं ये है क्या, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो ये सिटी स्पेसिफिक प्लान की बात हो गई। फैसिलिटेटिंग द कोलैबोरेटिव मल्टी स्केल क्रॉस सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मिनिस्ट्रीज के बीच में, लोकल्स के बीच में, ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल स्टेटमेंट्स हैं जो आपको हमेशा पता चाहिए आंसर में लिखने के लिए। कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है, सिटी स्पेसिफिक प्लान्स हैं, कौन कौन सी सिटीज हैं, ठीक है, कैसे मेजर होते हैं, किस बेसिस पे हमारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। एंड व्हाट करना क्या है, एस्टैब्लिशिंग अ राइट मिक्स विद द पॉलिसी एंड प्रोग्राम विच इंक्लूड द नेशनल एक्शन प्लान NAPCC एंड अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये NSCP के अंदर हमारे ऑलरेडी सेक्टोरल प्लान चल रहे हैं, जैसे NM सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, वाटर के लिए, नेशनल मिशन ऑन वाटर, ओके। 8 प्लान्स हैं ये, बाद में इनको 10 कर दिया गया, 10 प्लान्स चल रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज के अंदर। ये इंडिया के कमिटमेंट्स हैं अंडर UNFCCC रिपोर्टिंग के अंदर, ठीक है। Constant change activity and progress to get evolved based on the additional scientific technical information as they emerge and increasing number of the monitoring stations बढ़ाने हैं हमें कंट्री में, रूरल एरियाज में भी, और टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट लेना है, अवेयरनेस बढ़ानी है, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स लेने हैं। एंड इन सिटीज स्पेसिफिक रीजन्स में सर्टिफिकेशन एजेंसी होनी चाहिए कि मॉनिटरिंग इक्विपमेंट के लिए आप देखो कहीं भी आप बोल दो कि यहाँ पे एयर क्वालिटी ये है, मॉनिटर करके क्या वो इक्विपमेंट सही वर्क कर रहे हैं, क्या सोर्स अपोर्शनेट स्टडीज हो रही हैं। कि सोर्स अपोर्शनेट स्टडीज का मतलब ये है कि जहाँ से पोल्यूशन की सोर्स क्या है, वो कितना पोल्यूशन रिलीज कर रहा है और किस तरह से चेंज हो रहा है रीजन में, ठीक है। और अगर ये नहीं होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उस टाइप की स्टडीज हो रही हैं, उसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, ठीक है। सेक्टोरल इंटरवेंशंस लिए जाएंगे, तो ये सिटी स्पेसिफिक प्लान्स का पार्ट है। डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोफिशिएंट एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री, ओके। तो हम ये NCAP में देख रहे हैं कि क्या क्या हमारा टारगेट्स है, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, सिटी स्पेसिफिक प्लान होगा, NAPCC के साथ इसको मिक्स किया जाएगा पॉलिसीज को,
कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग स्टेशंस को इम्प्रूव करना है, अवेयरनेस बढ़ानी है, सर्टिफिकेशन एजेंसीज सेटअप करनी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इज टू हैव अ मॉनिटरिंग नेटवर्क, ठीक है। To have a efficient data dissemination and public outreach mechanism for timely measurement of prevention and mitigation of air pollution, and to have a feasible management plan for prevention, control and abatement of the pollution. तो ये था NANCAP के बारे में। अभी हम थोड़ा सा मॉनिटरिंग नेटवर्क के बारे में और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है पीटी के लिए, जो हम 3-4 नाम सुनते हैं। दैट इज नेशनल एयर क्वालिटी एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग क्वालिटी नेटवर्क। ये चल रहा है 1984 से, जो कि कवर करता है 384 सिटीज। छोटे मोटे फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको याद, 344 सिटीज को कवर करता है। 1984 का प्रोग्राम है। ये मेजर करता है 4 पॉल्यूटेंट्स इन दीज सिटीज, 344 सिटीज। कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं? दैट इज NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SPM suspended particle matter and respiratory suspended particulate matter। तो ये 4। तो आपको कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि एक जो AQI चल रहा है हमारा और एक है हमारा सफर, ठीक है। इनमें अलग पॉल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है और इस वाले प्रोग्राम में अलग पॉल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है। एक जो सफर है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का प्रोग्राम है एंड इट इज सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ओके, इसका ये फुल फॉर्म है, ठीक है। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। ऑलराइट, एंड देयर इज वन मोर AQI जो कि CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू है। ये एयर क्वालिटी मेजर करता है। आप बोर्ड्स देखते हैं ना AQI के हर जगह पे, और लोगों को कलर कोडिंग के थ्रू बताया जाता है कि ऐसे ऐसे ये आपकी एयर की इस वक्त क्वालिटी है, ठीक है। और इस वजह से ये जो है, ये जो एयर क्वालिटी मेजर है वो कौन सी कैटेगरीज में, 6 कैटेगरी में AQI निकलते हैं। 6 AQI कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। 6 कौन कौन सी है मेजर करके पॉल्यूटेंट्स को, कि गुड है, सैटिस्फैक्ट्री है, मॉडरेट है, पुअर है, वेरी पुअर है या सीवियर है। ये 6 कैटेगरी में लिखता है। बोर्ड लगा देते हैं, नीचे लिखा आता है कि सीवियर है या पुअर है या गुड है, और यहाँ पे आपके पोल्यूशन लेवल लिख के आ जाएंगे बोर्ड में, और लोगों को कलर कोडिंग से पता चल जाएगा कि एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। इसके लिए कलर कोडिंग भी होती है, ठीक है। कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे जज किया जाता है क्वालिटी? 8 पॉल्यूटेंट्स हैं ऐसे। इन 8 पॉल्यूटेंट्स के नाम कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, PM10, लेड, अमोनिया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ओके। तो कितने हो गए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 क्वालिटी आप ये नोटिस करेंगे। इसमें CO2 नहीं है, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। CO2 इसका पार्ट नहीं है AQI का, रिमेंबर इट। और ये केवल शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म मेजरमेंट करता है, दैट इज 24 आवरली, ठीक है। जो हमने पहले देखा था NCAP में वो लॉन्ग टर्म के लिए था। ऐसे एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान भी रहता है न्यूज में, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जो कि दिल्ली और NCR रीजन में इंप्लीमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के थ्रू। जैसे कि स्टबल बर्निंग होती है दिल्ली में विंटर टाइम में और एयर मूव नहीं करती है, तो और पोल्यूशन सिटीज और व्हीक्यूलर इतना ज़्यादा हो जाता है विंटर्स में कि स्मॉग रहने लगता है। तो उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जब भी दिल्ली का पोल्यूशन लेवल खतरे में आएगा तो ये रिस्पॉन्स एक्शन प्लान स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप लागू हो जाएगा। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा।
तो ये हमारा सारे इनिशिएटिव्स मैंने इसमें कवर कर दिए हैं, कौन कौन से मॉनिटरिंग नेटवर्क चल रहे हैं इसमें। ठीक है, क्या NAMP है, क्या NCAP है। So we are done with this topic. Thank you so much. That was all for today.